हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द हिंदू के फ्रंट पेज से COP26 की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इसमें डिस्कशन किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को हम किस तरीके से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सभी कंट्रीज अपने अपने लेवल पर किस तरीके से वर्क करेंगी। अब यहाँ पर इंडिया ने किस किस पॉइंट को रखा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जियो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गए हैं इंडिया की तरफ से, उन्होंने किन किन पॉइंट को यहाँ पर डिस्कशन किया, ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया ने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे। मीन्स हमारे यहाँ से जितना एमिशन होएगा हमारी कंट्री से, उसको हम इतनी पावर डेवलप करेंगे, इस तरीके से जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करेंगे कि जितना भी कार्बन एमिशन होता है उसको हम ट्रैप कर सकें। मींस क्लाइमेट में हम नेट जीरो का जो बैलेंस है वो मेंटेन कर लेंगे 2070 तक। इसके अलावा अगर और इम्पोर्टेंट बात करें तो देखो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला है कि 2070 तक हमने टारगेट किया है तो 2070 में जाके ही हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे। उन्होंने बोला कि धीरे धीरे हम कोशिश करते रहेंगे कि रेगुलरली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ट्रांसफर हो। 2030 तक उन्होंने टारगेट लिया है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी एनर्जी कंज्यूम की जाएगी उसमें से 50% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने 2030 तक बोला है कि बिलियंस टन जो एमिशन है उसको हम रिडक्ट कर देंगे। सेकंड, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो 2030 तक उन्होंने ये बोला है कि 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इस तरीके का हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि हमारे यहाँ पर 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होने लग जाएगी। मीन्स जितना टारगेट लिया था पहले 450 गीगावाट का 2030 तक, उससे मोर देन 50 गीगावाट का हमने इंक्रीज कर लिया है। धीरे धीरे जो हमारा एमिशन है उसको भी हम हर ईयर कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं COP26 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, जब वहाँ पर COP26 में हम गए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन, उसके साथ में डिस्कशन हुआ। बहुत सारे पॉइंट्स हुए, जैसे कोविड-19 सिनेरियो एक मेजर इशू है प्रेजेंट टाइम में। कोई भी मीटिंग होती है तो कोविड के बारे में डिस्कशन होता है। आने वाले फ्यूचर टाइम में इस तरीके के पैंडेमिक दोबारा से अगर रिपीट हो तो किस तरीके से हम पहले ही प्रिपेयर रखें अपने आप को, ये मेजर पॉइंट प्लस प्रेजेंट टाइम में है। दूसरा मेजर इशू है प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान, कि वहाँ पर किस तरीके से स्टेबिलिटी लाई जा सके, कंप्लीटली ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से हम कोऑपरेशन दिखाएं कि वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उनके सारे राइट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा सके। उसके अलावा एक मेजर इशू और है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को पहले आप समझने से पहले उसका मैप देखिए। ये जो लोकेशन है मीन्स साउथ चाइना सी, जहाँ पर चाइना क्लेम करता है, और ये वाला जो रीजन जो वेस्ट पैसिफिक वाला रीजन है, और यहाँ पर इंडियन ओशन वाला जो रीजन है इसको कंप्लीटली बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इस एरिया को जब आप व्यू करोगे तो आपको एक पता चलेगा कि यहाँ पर जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, और अगर हम अच्छे से व्यू करें तो एकमात्र ऐसा इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये मेजर इशू है इंडो पैसिफिक प्रेजेंट टाइम में, और उसका मेजर इशू रहने का भी एक मेन कारण है कि जितना भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसमें से लगभग आधा जो ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से पास होता है। इसलिए इसकी जो मेजर इंपोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये बोला भी जाता है कि जिसके अंडर ये एरिया आ जाता है, जो भी कंट्री इस एरिया के ऊपर अपनी पावर गेन कर लेता है, इनडायरेक्टली वो जो कंट्री है वो ग्लोबल लेवल पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो चाइना जो है वो अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक जिबूती है वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री बेस बनाया है। बहुत सारे यहाँ पर पोर्ट हैं जिनको चाइना डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ओके, चाइना चाहता है कि उसका यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, फायर क्रैकर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अभी कुछ समय में ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं फायर क्रैकर्स को लेकर के कि कंप्लीटली बैन आप इनको नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वो फायर क्रैकर्स जिनमें जो हजार्डस
केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको आपको बंद करना है। अभी क्या हुआ कि कलकत्ता में मेजर इशू सामने आया कि फायर क्रैकर्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया। फायर क्रैकर्स को अभी आने वाले टाइम में वहाँ पर जैसे काली पूजा है, इसके अलावा छठ पूजा है, उस एरिया में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशन होने वाले हैं। जब इनको बंद किया गया तो जुडिशरी में जाया गया और जुडिशरी ने बोला कि इस तरीके से आप इसको बंद नहीं कर सकते। देखो, पहले जब हजार्डस जो केमिकल्स इसमें यूज़ किए जा रहे हैं उस टाइम भी जब बैन करने की बात बोली थी तो तमिलनाडु में एक मेजर इशू सामने आया था। उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर जो मेजर ये जो इंडस्ट्री है वो मेजरली वहीं पर सेटअप है। तो वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने इस इशू को उठाया कि वहाँ इस बैन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल पेज पर डायरेक्ट आ जाइए, पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो वाटर क्राइसिस को लेकर के है। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने स्टार्टिंग इस तरीके से की है कि जब भी नई न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी बने तो उसमें स्पेशली हमें फोकस करना है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व कैसे करें। हम बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि सभी को हम वाटर अवेलेबल करवाएंगे, टैप वाटर कनेक्शन हम हमारे यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना होगा कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें कंजर्व करने में जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है वो भी हमें इंक्रीज करना होगा। अब कोऑपरेशन की बात की है तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल सही बताया है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी। 2 मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इनको मर्ज करके एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2019 में इनको मर्ज करके जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया। तो ये शानदार है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि सभी जो डिपार्टमेंट हैं हमारे उनमें कोऑपरेशन हो, और जब कोऑपरेशन हो और एक ही पॉइंट के ऊपर सारे डिपार्टमेंट सारी मिनिस्ट्री फोकस करेंगी तो उसके रिजल्ट तो बेहतरीन आएंगी, क्योंकि सब अपनी तरफ से कोशिश करेंगी रिसोर्सेज को बनाए रखने की और जहाँ पर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने राइटर ने बोला कि जो भी हमारे यहाँ पर सोर्सेज हैं उनकी आप बात करो कि कितना सोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो। सोर्सेज मतलब आपका ग्राउंड वाटर लेवल। देखो, सबसे पहले उन्होंने अर्बन एरिया की बात की कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिसोर्सेज को तो सभी जगह यूज़ किया जा रहा है। रूरल एरिया की यहाँ पर बात करें तो 80 to 90% ड्रिंकिंग वाटर एंड 75% ऑफ वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है वो ग्राउंड वाटर सोर्सेज से आ रहा है। अर्बन एरिया में 50 to 60% जो वाटर सप्लाई जो है वो ग्राउंड वाटर सोर्सेज से आ रही है। बची हुई हम कहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं? रिवर से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेक से, टैंक से, रिजर्वियर से। ठीक है। अब नीति आयोग की 2019 जो एक थिंक टैंक है नीति आयोग, उन्होंने अपना एक इंडेक्स रिलीज़ किया और ये इंडेक्स रिलेटेड था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट से। इसमें 21 जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें ये माना गया, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई एंड हैदराबाद की एग्जॉस्टिंग वाटर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मीन्स अफेक्टिंग अबाउट 100 बिलियन पीपल। यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में। इसकी वजह से जो पीपल हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको मेजर स्केर्सिटी देखने की प्रॉब्लम देखने की मिलेगी। 2030 तक इस स्टडी को अगर हम पॉइंट आउट करें तो जो वाटर की डिमांड है वो जितनी प्रेजेंट टाइम में जो अवेलेबल सप्लाई है उसकी डबल करनी होगी। मतलब दुगनी जो मांग है, डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी वाटर की 2030 तक। अब यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला बता रखा है उन्होंने अर्बन एरिया का। अर्बन एरिया का आप बात कीजिए चेन्नई का। चेन्नई में आपने फ्लड देखी होगी, लगभग 5-6 साल पहले की बात है कि चेन्नई में हैवी फ्लड आपको देखने को मिली होगी। इसका मेजर रीज़न ये है, आप इसका एक दूसरा कारण मान सकते हो, मुंबई को भी इससे कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो सिटी है ना वो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है। उनको जब एस्टेब्लिश किया जा रहा था तो कोई इस तरीके से वेल प्लान्ड बेसिस उनको इस्टेब्लिश नहीं किया गया। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मेजर रिवर्स हैं, मेजर लेक्स हैं, उनको
कोशिश ही नहीं की गई कि उनको रिजोनेट किया जा सके। अब जब वो रिजोनेट होंगे ही नहीं तो उसकी वजह से क्या मेजर प्रॉब्लम होगी कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो एक तरीके से अपने आप को रिचार्ज ही नहीं कर पाएगा। अब जब रिचार्ज ही नहीं होगा तो देखो, आपका फ़ोन रिचार्ज नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते ना। तो ग्राउंड वाटर में आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इनपुट तो कुछ डाल ही नहीं रहे हो, तो वहाँ से वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी, कहाँ से अवेलेबल होता रहेगा, एक टाइम के बाद में तो ख़त्म ही होगा। सेम बात यहाँ पर चेन्नई सिटी के बारे में बताई गई है कि ये मेजर प्रॉब्लम है, जो रिवर है, लेक्स है, वहाँ सब जगह एनक्रोचमेंट कर दिया गया, सब जगह कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। और उसी की वजह से, क्योंकि ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करती है, तो यहाँ पर जो रिवर होगी उसमें उस एरिया में हैवी रेन देखने को मिली, सब जगह एनक्रोचमेंट कर रखा है और उसकी वजह से फ्लड्स देखने को मिली। अब यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल मतलब रूरल एरियाज़ की बात कर रखी है पंजाब की। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आप ये मान सकते हो कि वहाँ पर क्या किया गया, ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया गया। अब एक्सट्रैक्ट करने से की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर ये माना गया है, ये देखा गया है कि आने वाले टाइम में वहाँ पर डेजर्ट रीजन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो है ही नहीं ग्राउंड वाटर से। मेजरली आप जो कैनाल सिस्टम है उसके थ्रू आप इरिगेशन को प्रोवाइड करवा रहे हो और इतना एक्सट्रैक्ट किया गया है वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल, उसकी वजह से सब कुछ खत्म होता जा रहा है। बल्कि इसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया गया कि जो ग्राउंड वाटर को हम निकाल रहे हैं उसको किस तरीके से दोबारा से रिचार्ज किया जाए। यहाँ पर बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम हैं बताई गई हैं कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट के नाम पर जो ट्रीज़ हैं उनको काट रहे हैं। जैसे 2019 की बात करें, 2141 जो ट्रीज़ हैं उनको गिरा दिया गया एक कॉलोनी डेवलप करने के लिए। उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था कि इस तरीके से अगर हम कट करते रहें और उसकी रिप्लेसमेंट में हम बोलते रहे कि नहीं नहीं 5 पेड़ काटे, हमने 5 पेड़ लगा दिए। अरे जो पेड़ 50 ईयर्स का है उसका कंपैरिजन 1 ईयर ओल्ड पेड़ कैसे कंपैरिजन कर सकता है। 50 ईयर का जो पेड़ है जिसकी एज 50 ईयर है और एक पेड़ है 1 ईयर ओल्ड, तो ये कंपैरिजन कैसे कर पाएगा दोनों का। तो प्लीज़ अवॉइड, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है आप अपना नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़त्म मत कीजिए, नहीं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बैड इफेक्ट डालेगा और उसका अल्टरनेट ढूंढने का टाइम भी नहीं मिल पाएगा। ओके, जिस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज मीटिंग्स और ये सब कुछ देख रहे हैं ना, इतना मेजर फोकस देख रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्सेस देख रहे हैं कि किस तरीके से अचानक से बहुत ज़्यादा जो चेंजेस है वो हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पंजाब के बारे में बताया गया है कि रूरल पंजाब से हमें क्या क्या लेसन सीखने चाहिए। लास्ट में एक ही बात बोली गई है कि भाई 2024 तक आपने बोल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस कर दिया कि सभी को हम एवरी हाउस होल्ड को वाटर कनेक्शन देंगे। अच्छी बात है, पानी कहाँ से दोगे, पानी है ही नहीं आपके पास अवेलेबल, आपने जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर दिया है। तो ये जो भी आप प्रोवाइड करो उसके साथ में एक बात अवेयर करो, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ कि वाटर की अवेलेबिलिटी तभी हो पाएगी जब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रिजर्व होंगे, प्रोटेक्ट होंगे। और उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी, ना सिर्फ गवर्नमेंट की, हम सभी की। इतनी पॉपुलेशन है हमारी पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पर, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हम चेंज लाने का खुद से शुरुआत करनी होगी। हम अपने जो होम्स हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके ऊपर मेजरली फोकस कर सकते हैं, उस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। स्कैरसिटी वाला जो रीजन है, स्पेशली आप राजस्थान का जो थार डेजर्ट वाला रीजन आप देखोगे ना, वहाँ पर बहुत बेहतरीन इस तरीके के इनिशिएटिव हैं, उनका यूज़ किया जाता है। जोहर, नाड़ा, टांका, इस तरीके की वहाँ पर व्यवस्थाएँ बनाई हुई हैं और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। वहाँ पर जो भी वाटर इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। इस तरीके की बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से। यहाँ जो आर्टिकल है वो COP26 को लेकर के है। भूपेंद्र यादव जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर एंड लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया कि देखो भाई आप COP26 में आ गए, उससे पहले हमारी एक ही बात है, हमने 2018 में भी इस बात को मांग की थी कि भाई जो पेरिस में आपने रूल बुक बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट के दौरान उन्होंने ये बोला कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, एमिशन बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर आप फोकस कर रहे हो
कि भाई आप क्या करो, नेट जीरो एमिशन डिसाइड करो। नेट जीरो एमिशन तो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन भूपेंद्र यादव ने ये बोला कि जो गैप है डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, उसको गैप को फिल करने की कोशिश करो। दूसरी अगर हम बात करें तो जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उस समय डिसाइड हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पैसा, फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड करवाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। वो सब कुछ आप प्रोवाइड करवाइए हमें, और जब आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे तभी ये इक्विटी जो है, वो प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सभी को लगेगा कि उनको इक्वली एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला है कि जब आप लोग सपोर्ट करोगे, वो पैसा जो आएगा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ऐसी वनरेबल कंट्रीज़ जिनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं हैं, उनको कम से कम $1 ट्रिलियन का बोला गया है कि इतना पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए अदर कंट्रीज़ में। उनको जिस तरीके की उनको ज़रूरत है वैसा पैसा दिया जाए और उस पैसे को यूज़ किया जाए, तभी जाकर के ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 12 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो, गंगेज जो डॉल्फिन है, गंगेज रिवर डॉल्फिन, उनको प्रोटेक्शन के लेकर के एक रेस्क्यू गाइड लॉन्च किया गया है। इसमें जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक गाइड रिलीज किया है, सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज ऑफ स्टैंडर्ड गंगेज रिवर डॉल्फिन। इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनको बचाया जाएगा। इनको 2019 में इंडिया का, हमारी कंट्री का एक्वेटिक एनिमल जो है इनको डिक्लेयर किया गया था। अब क्या होता है कि मेजर जो रिवर्स हैं, गंगा, डॉल्फिन और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, उसमें मेजरली ये रहता है, लेकिन कैनल सिस्टम की वजह से, हर एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड करने की वजह से ये जो डॉल्फिन है ना वो वहाँ चली जाती हैं कैनल सिस्टम में, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उनको हर्ट करती है। तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ये, ओके। इसके अलावा शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 का, उसकी शेड्यूल फर्स्ट में आती है और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आती है। तो इस स्पीसीज की टोटल 4000 पॉपुलेशन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेसिफिक वर्ड है, ध्यान रखना है, सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और सब कॉन्टिनेंट में आपको पता है कौन कौन सी कंट्री होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन सी कंट्री आती है सब कॉन्टिनेंट में। तो उन सब में पाई जाती है, ध्यान रखना है। वो 4000 लगभग इसकी पॉपुलेशन है। और डॉल्फिन जो है वो एक्सीडेंटली कैनाल्स में चली जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ पर ये स्विम नहीं कर पाती और इसकी वजह से वनरेबल पहले ही है, पीपल जो है उनको हार्म पहुँचाते हैं। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो फ्रांस और UK के बीच में जो इशू चल रहा है उसके बारे में है। इसमें ये बताया गया है कि मेजर इशू है वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है उनको लेकर के एक कंट्री जो है वो दूसरे को रिस्ट्रिक्शन करवाने की कोशिश कर रही है, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, जिसकी वजह से जो UK है वो बोलती है कि हम EU से बाहर आए हैं, तो जो अदर कंट्रीज़ है वो हमारे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में हमारे साथ बिहेव करें। और जो फ्रांस है वो ये मानता है कि यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, जब उनमें फिशिंग के लिए, वर्क के लिए हमारे यहाँ पर हमारा जो कंट्री है उससे लोग जाते हैं, तो उनको बैन किया जा रहा है UK के द्वारा। ये एक मेजर इशू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर देखो, अफगानिस्तान में एक मेजर इशू देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो तालिबान वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है और जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में एक मेजर क्लैश देखने को मिल रहा है। भाई आप किसी के भी अंडर हो, पैसा तो चाहिए आपको जीने के लिए, तो ये वजह हो रही है कि वहाँ पर लोगों के पास में पैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है कि हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, सभी कंट्रीज़ बोल रहे दे देंगे असिस्टेंस। पहले ये बात बोलो कि आपकी जो लैंड है उसका यूज़ नहीं करने दोगे टेररिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए, और आप खुद भी टेररिज्म को इंक्रीज़ नहीं करोगे। देखो ये कहने की बात होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि तालिबान को कैप्चर जब ग्लोबली लेवल पर नहीं किया जाएगा तब तक आप तालिबान को कम्प्लीटली जो पावर है वो वहाँ पर सौंप नहीं सकते, पैसा नहीं दे सकते। नहीं तो देखो जिसकी बुद्धि जैसी, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की है, हो सकता है कि वो अदर कंट्रीज़ में, स्पेशली रीजनल कंट्रीज़ में अपना ये जो क्लैश है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।